और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर दानिश अहमद साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोफेसर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ें आपने देखी हैं यहाँ पर, टॉपिक्स हमने डिसाइड किए हैं, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने डॉलर के हवाले से रखा है, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखी जा रही है वहीं पे सबसे ज़्यादा डॉलर की एक इनस्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक अलार्मिंग है। उसके ऊपर प्लीज़ बताइए कि क्यों डॉलर ज़्यादा हाई फ्लाई कर रहा है, क्यों हम अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर हम चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो यहाँ डिमांड पुशअप हो जाती है, डिमांड को कंट्रोल करते हैं तो कोई और चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। प्लीज़। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि जो डॉलर की जो पैरिटी है उसको बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें जैसे आपने बताया कमोडिटी प्राइसेस पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती है, रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती है, और मुख्तलिफ जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे IMF के साथ अगर हमारी कोई एग्रीमेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दुनिया में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। इन सारी चीज़ें जो हमने फैक्टर्स गिनवाए उन सारे फैक्टर्स के अंदर बड़ी आप समझ लें अनसर्टेनिटी मौजूद है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कमोडिटी प्राइस की। तो कमोडिटीज़ की इस वक्त जो देखा जा रहा है कि आपकी बहुत सारे सोयाबीन जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका आया कि उन्होंने इंडोनेशिया ने जो है ना सोयाबीन की एक्सपोर्ट पे खुद बैन कर दिया क्योंकि उनके यहाँ शॉर्टेज हो गई थी। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से यूक्रेन इज़ आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वीट। तो वीट की शॉर्टेज देखी जा रही है। तो दुनिया में इस वक्त थोड़ी सी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने का इसमें लग रहा है, इसमें जो फ्यूचर में फोरकास्ट है। तो अच्छा, पाकिस्तान जो है जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट है ख़ासतौर पे उनकी प्राइसेस जो हैं वो अनसर्टनिटी की तरफ जा रही हैं। तो एक तो वजह यह है डॉलर की जो प्रेशर है उसमें कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइस बढ़ रही हैं। ऑयल जो है, ऑयल अगेन सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का जो आपके जो इंपोर्ट्स के अंदर जो आपका हिस्सा है, ऑलमोस्ट 14-15 बिलियन डॉलर का आपने सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं ऑलमोस्ट इन 9 मंथ्स। तो इतना बड़ा हिस्सा ऑयल का है। और ऑयल जो है इस वक्त जो है थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज चाइना के अंदर एक लाइकली स्लो डाउन आया है। लेकिन ये कि जैसे हमने पिछले अगर हम ये देखें, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आफ्टर द स्लो डाउन वापस पीक करता है। तो वापस ये ऑयल भी बढ़ने जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है इस वक्त क्योंकि स्लो डाउन है। इसके बाद जो है ऑयल वुड ऑल्सो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑयल नीचे आएगा, ये वापस ऊपर। तो ये मुख्तलिफ कमोडिटी प्राइसेस जो है ये ऊपर जा रही हैं जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर है। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, रेमिटेंसेस का ताल्लुक है, वो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ रही होती हैं लेकिन वो इस लिहाज से नहीं बढ़ रही होती जिस लिहाज से आपका इंपोर्ट का प्रेशर आ रहा होता है। हमारी ट्रेडिशनली जो एक्सपोर्ट्स है दे आर नॉट दैट मच, इट्स दे आर वेरी स्टेबल काइंड ऑफ अ थिंग। वहाँ मार्केट्स में देखा जाता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। तो इस वजह से हमें जो है डिपेंड करना होता है एक्सटर्नल सोर्सेज पे, फंडिंग पे, जो आपको इस गैप को पूरा करे। करंट अकाउंट जिस तरह आपका IMF का प्रोग्राम हो गया या दूसरे प्रोग्राम हो गए, तो ये जो गैप आता है आपका जिसके अंदर आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का गैप होता है या इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप होता है, इसको आपको पूरा करने के लिए फिर आपको मुख्तलिफ उस पर जाना पड़ता है, फंडिंग के सोर्सेज पे जाना पड़ता है। अब उसमें जो है IMF बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अच्छा, IMF कहते भी हैं इट्स अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जैसे हम कहते हैं। तो IMF में जाने का मतलब ही यही है कि आपके पास दूसरे सोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो जब IMF के पास जा रहे होते हैं तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड कर रही थी कि ये IMF की टॉक्स के अंदर प्रोग्रेस क्या होती है। और ये डॉलर की जो प्राइस जैसे आपने बताया वो भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी कि ये जो फैसिलिटी है जो कि ख़त्म बंद हो गई थी वो वापस रिवाइव होती है या नहीं होती। तो ये कुछ अच्छी खबरें आई हैं जो इस गवर्नमेंट की निगोसिएशन हुई हैं और बहुत अच्छा खबरें आई हैं, बल्कि ये तो बहुत ब्रीदर है इस गवर्नमेंट के लिए कि IMF ने जो है वो फैसिलिटी वापस रिस्टोर कर दी। ना सिर्फ रिस्टोर कर दी, 6 बिलियन से उन्होंने 8 बिलियन डॉलर्स कर दी है। और अमूमन IMF इस तरह करता नहीं है। अमूमन जो है IMF को देखा गया है कि वो पहले देख रहा होता है, आपको चीज़ें देख रहा होता है, आपकी प्रोग्रेस देख रहा होता है। ये गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी जो है इनकी जो निगोसिएशन हुई हैं कि IMF ने जो है इस पॉइंट पर पाकिस्तान को एक रिवाइवल, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। तो मैं फर्दर, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन साहब भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू जारी है। तो प्रोफेसर साहब, इंपोर्ट कंटेल करना भी एक टास्क है हमारे पास जो कि डॉलर को हम कह सकते हैं कि हायर साइड पे फ्लाई करने में काफ़ी मदद दे रहा है। इंपोर्ट को कर्टेल करना भी ज़रूरी है और सोल्यूशंस भी बताए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है हम इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, इसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो कि इसमें प्ले कर रहे हैं। इसमें हमारे हाथ में जो है इतनी चीज़ें नहीं रहीं। अब
पहले के मुकाबले में कि जो हम इस तरह इंपोर्ट को कम कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया हमारी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है, हम अपना ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं अब वो कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी आपके जो है ना आपकी डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने, यानी आपके दूसरे सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज आने चाहिए जो कि इंपोर्ट को बैलेंस कर सकें। तो इंपोर्ट कम तो मुझे नहीं होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रेशर रहेगा करंट अकाउंट में। लेकिन 2-3 ऐसे सिग्नल्स आए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट में, जिस तरह मैंने बताया आपको, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट पे वो जो फाइनेंसिंग का जो प्रॉब्लम होगा करंट अकाउंट का, वो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और इसकी वजह यही है कि अगर आईएमएफ के साथ जिस तरह से ये बात हो रही है, मतलब सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो जिस तरह से अभी जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे अभी तो मई में वो लोग आएंगे इसको फाइनली एग्री करेंगे, तो लेकिन ये कि उनका पॉजिटिव सिग्नल्स की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक बहुत बड़ा जो इस वक्त गवर्नमेंट को क्राइसिस था करंट अकाउंट के उस पे, जिसमें इन्होंने पेट्रोल मैं ये देख रहा था कि लिए इन्हें एक बैगेज में मिल गया, एक साल का भी एक टेन्योर मिल गया, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो थी इनको, अगर मैं पर्सनली ये देख रहा था जब तक आप कुछ ना कुछ गारंटीज नहीं देंगे लाइक पेट्रोल प्राइस वगैरह बढ़ाने के, ये लोग पैकेजेस इस तरह से आपको नहीं वो करेंगे। एक्चुअली इन्होंने सब्सिडाइज जो चीजें हैं उसकी बैक करने की डिमांड की है, तो क्या समझते हैं आप? तो फिर इससे ये एक अनपॉपुलर डिसीजन ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन हो जाता है। डीजल जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 50 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल में आप 20 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो वाली बात जो अब ये कहते हैं ना, जैसे इन्होंने बात की कि हम मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देंगे या बाकी लोगों को, ये चीज़ ऐसी इकोनॉमी में होती नहीं है। आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन होती है वो एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन होती है, जो कि रिलेटेड होती है डीजल से और दूसरी ऐसी चीज़ों से जिससे ट्रांसपोर्टेशन होती है, बिजली सबसे बहुत रिलेटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आप देखें, आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो 29 पावर प्लांट इस वक्त इसलिए बंद पड़े हुए थे कि क्योंकि उनको जो है ना वो एनर्जी डीजल जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो ये जो सब्सिडाइज जो किया था पिछली गवर्नमेंट ने, ये इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो है शॉर्टेज हुई थी इन चीज़ों की, एनर्जी की, फ्यूल की, और इसमें तरीका यही था कि सब्सिडी को ख़त्म करना है, कम करना है। तो अब ये मुश्किल डिसीजन था खासतौर पे पॉलिटिकली, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आई है गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकली मुश्किल डिसीजन था। लेकिन ये मुझे लगता है अब ब्रीथिंग स्पेस मिली है, अब कुछ अर्से तक ये शायद आगे चलाएंगे, हो सकता है आगे आहिस्ता आहिस्ता वेव ऑफ करें। लेकिन जो एक क्राइसिस था वो बजट आ रहा है, अब ऑब्वियसली बजट भी आएगा, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है? जितनी सब्सिडीज दी हुई थी वो भी सारी वाइप आउट हो जाएंगी या फिर कोई कीमतें जरा बढ़ जाएंगी? मैं तो एक्सपीरियंस पिछले साल से भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बजट आता है उसके बाद एक मिनी बजट आता है, तो जो राइट ठीक है, तो बजट में आप जो भी कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं, तो आपके पास जो मैनूवरिंग पोजीशन होती है वो बहुत कम रह जाती है। वो आपको डिक्टेट किया जाता है, वो आपको बताया जाता है कि आपको जो है ना इस जगह पे खर्च करना। वो सिंपल सी बात है, वो ये बिल्कुल ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि जितने खर्चे हैं उतने आपने आमदनी है उतने खर्चे करने। तो जब आपको खर्चे कम करने होते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं होते डेवलपिंग फंड्स के और दूसरी चीज़ों के। तो जो बजट आ रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं कह रहा कि आवाम को, हो सकता है अगर बजट आ भी जाए अच्छा तो इट विल बी फॉलोड बाय अ मिनी बजट, जो कि हो सकता है ये गवर्नमेंट या हो सकता है कोई इंटरम गवर्नमेंट पेश करे, जिसकी वजह से वो आवाम तक वो उस बजट के अच्छे असरात मुझे नजर नहीं आ रहे। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अच्छा, पाकिस्तान की क्यों, पूरी दुनिया में ही एक इन्फ्लेशन की तो सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है। अभी हमने टॉपिक भी रखा है इंटरनेशनली, तो मैं चाह रही हूँ आप उस पर भी डिस्कस कर लें प्लीज। दुनिया में खासतौर पे देखें, पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, और उसमें जो ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपका पाकिस्तान के साथ क्यों होता है, मेरा सवाल था। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें जैसे आपका श्रीलंका, तो वो देख लें, श्रीलंका ने ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की तरफ चला गया, और भी बहुत से मुल्क हैं। तो जो इकोनॉमीज वल्नरेबल होती है, वल्नरेबल का मतलब है कि जिनके पास जो है प्राइमरी डेफिसिट मौजूद होता है, जिनके पास जो है आपका खर्चों और अखराजात और उसका आम जबान में कहा जाए करंट अकाउंट का मसला होता है, तो वो इकोनॉमी ज़्यादा देर तक क्राइसिस को सस्टेन नहीं कर सकती विदाउट एक्सटर्नल हेल्प एज कम्पेयर टू इकोनॉमी जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, दे आर जस्ट 2 months रिजर्व्स, जो कि आपकी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर रहे होते हैं। तो इस वल्नरेबल पोजीशन में ज़्यादा हर्ट होती है जब आपकी इकोनॉमी में एक्सटर्नल प्रेशर आता है। तो उस पॉइंट पे जो है फिस्कल डिसिप्लिन करना पहली बात है। आईएमएफ जो है, जैसे मैंने आपको, जैसे आम लोगों की समझाने के लिए मैं बता दूं कि आईएमएफ जो है ये इस तरह से है कि जब आपका पेशेंट एक वेंटिलेटर पे है तो आईएमएफ उसको बेसिकली वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है।
ठीक है ना। तो अब आपको बहुत तकलीफ होती है उसके अंदर कि भाई ये, और ना ये कोई हेल्दी लाइफस्टाइल का है, लेकिन वो एक तरह से आपके लिए ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, इन्फ्लेशन के ऊपर से ही बात हो रही है, तो साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ हमारे पास एग्रीमेंट्स साइन होने वाले हैं और कुछ हो रहे हैं। कल और आज की न्यूज़ ये हमें बताती है। टर्की, रशिया एंड ईरान, कितना इंपॉर्टेंट है ये कंट्रीज़ हमारे लिए और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें इससे? देखिए, इस वक्त दुनिया रीजनल ट्रेड की तरफ जा रही है। रीजनल आप देखें जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपस में जो नेबर्स का ट्रेड का होता है। और आजकल दुनिया के अंदर क्योंकि सप्लाई ग्लट भी आया हुआ है, आपके सप्लाई शॉक्स आए हुए हैं सप्लाई चेन के अंदर, आपके पास जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचने में टाइम लगता है। तो बहुत एक अच्छा एक एवेन्यू है कि आप अपनी ट्रेड रीजनल करें। तो उसमें जो है ईरान है, टर्की है, रशिया है, चाइना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हम उस तरह से नहीं कर सकते। हालांकि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ ट्रेड करके जो है अपना जीडीपी को आप देखें कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये कि रीजनल ट्रेड हमारे जो इस साइड के नेबर्स हैं उसके अगर हम देखें तो वहाँ से अगर हम करेंगे, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। यूरोप के अंदर आप देखें, यूरोप के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें तो रुपी को अप्रिशिएट करवाना है, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, तो बांग्लादेश की करेंसी भी आगे बढ़ चुकी है रुपी से भी। आप देखें ना, उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो उनका जो ट्रेड है वो अपने नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो है हमारा एक अलमिया ये है कि हमारा नेबर, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, इनफैक्ट चाइना हमारा, लेकिन हमारा जो ट्रेड टर्म्स के अंदर हमारा जो है ट्रेड इतना नहीं है। तो हमेशा जो इकोनॉमीज जो है हमारी, अगर हम CPEC को भी थोड़ा सा इंक्लूड करें और इसके ऊपर बात करें, क्योंकि प्रीवियस अगर थोड़ा सा पास्ट हम नजर डालें तो इतना ज्यादा काम होता हुआ एक्टिविटी नहीं होती हुई दिखाई, लेकिन अब जो है वो एक्टिविटी बढ़ रही है, तेज हो रही है। प्लीज उसको भी कमेंट करिएगा। देखिए, जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स थे वो ज़्यादातर शुरू में जो आए थे वो पावर सेक्टर में ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। तो वो पावर सेक्टर में एक्टिविटी हुई थी, लग गए थे प्रोजेक्ट्स। पावर में हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो किया था उसमें इसका इफेक्ट ये हुआ है कि आपकी पावर जनरेशन बढ़ गई है। लेकिन जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स और दूसरी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स थे, जो रोड वगैरह के प्रोजेक्ट्स थे, वो उसमें भी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, इन चीज़ों के बाद जो है जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके जो ट्रेड होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है बेसिकली। तो बिजनेस टू बिजनेस वो जो ट्रेड है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, हमारा बिजनेसमैन है, वो अभी तक वैसा स्टार्ट नहीं हो पाया। और फिर ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी कंसेशन दे रही होती है ट्रेड को। अगर हम ईरान के साथ अगर हम टैक्स फ्री उसमें कुछ कैसे रिजीम कर दें ट्रेड में या कोई और, तो उस तरह से बिजनेस पर अट्रैक्ट होगा ट्रेड उसका। तो सिर्फ ये कि कुछ प्रोजेक्ट्स लगा लेने से ट्रेड बढ़ जाएगी तो ये ज़रा मुश्किल है। इसके लिए जो है आपको बिजनेस टू बिजनेस जो है ना, हमें B2B मार्केट को थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिक्र कर ही दिया तो मैं थोड़ा IT के ऊपर आ जाती हूँ। आपने B2B मार्केट का जिक्र किया, क्या दिखाई दे रहा है सर IT के अंदर? एक हम कह सकते थे कि एक अच्छा सा रीवैम्प होती हुई एक कोविड के बाद मार्केट दिखाई दी, और अब जो है वो क्या पोजीशन है इसकी? अभी भी जो है कोविड, वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द कोविड जो है उसमें IT सेक्टर रहा है। तो आप उसको इस तरह कह लें, वन ऑफ द बेनिफिशियरी। जितने भी IT दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, कितने तो आप IT के आप यहाँ के सिस्टम्स लिमिटेड को देख लें या दूसरे IT कंपनीज को देख लें, आप देखें उनके स्टॉक्स कहाँ पहुँच गए। तो IT जो है वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट $2 to 3 बिलियन का इस वक्त IT का सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं जी। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो आप आगे देखेंगे वो ये कि जो स्टार्टअप्स हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो पिछले साल जो स्टार्टअप्स हुए थे, फिनोमिनल स्टार्टअप्स आए हैं, बहुत पैसा इन्वेस्टर्स का यहाँ पे आया, क्राउड फंडिंग हुई है, और वो जो स्टार्टअप्स आए हैं वो आगे जाके IT की एक्सपोर्ट्स के अंदर, राइट, और स्टार्टअप्स के अंदर जो वेंचर कैपिटल का काम हुआ है वो बहुत अच्छा ज्यादा हुआ है। प्लस ये कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो पाकिस्तान भी वन ऑफ द, आई थिंक मुझे स्टैट्स, लेकिन 3rd 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इस वक्त आ गया है उसमें। तो ये सारी चीजें जो आहिस्ता बन रही हैं, यही आगे जाके जो है वो एक $multi-billion इंडस्ट्री को बनाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री बनती इसी तरह से। इंडिया जो है 92 में इसी तरह से बना था। 92 में जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी फ्रीलांसिंग स्मॉल से करी। अब आप वो देखें, दुनिया के बड़ी लार्जेस्ट जो है वो एक वैक्यूम बिल्डअप हो गया था। तो इसी तरह से अगर चलता रहा, मैंने बात की थी पॉलिसी में, अगर सस्टेनेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट इसी तरह से इंसेंटिव देती रहती है, तो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये बनेगी। और IT जो है वो ऐसा सेक्टर है जिसमें वैल्यू एड हम कर सकते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर हम, क्योंकि हमारा रिलायबिलिटी जो टेक्सटाइल पर है उसकी रिलायबिलिटी अगर कम हो सकती है फ्यूचर में, तो IT इज अ सेक्टर जिसमें हम कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इस पे भी फोकस रहे, ये भी इतना जो हम कर रहे हैं वो भी इतना रहे, और सेक्टर्स जो है वो मजीद परफॉर्म करना शुरू हो जाए। चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। कोई भी दुनिया में कोई मुल्क जो है टेक्सटाइल की बेस पे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। मैं बांग्लादेश जो है इस वक्त, बांग्लादेश जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया 600 बिलियन पे इस वक्त चल रहा है, तो बांग्लादेश 40-45 बिलियन 50 बिलियन तक जाएगा। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ टेक्सटाइल, तो उसे भी जो है ना अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपकी जो एक्सपोर्ट्स में वैल्यू एडिशन जो होती है, क्योंकि जो टेक्सटाइल है एक्चुअली वो वैल्यू एडिड सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती है। हम लोग जो कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारा कंपेटिटर होता है, ब्रांड नहीं है हमारे, तो वो ये होता है कि 2 पैसे कहीं भी कम होते हैं तो वो ऑर्डर्स वहाँ चले जाते हैं। पाकिस्तान के साथ कोविड में यही हुआ कि क्योंकि कोविड में बांग्लादेश बंद हो गया था, इंडिया बंद हो गया था, तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हुआ कि पाकिस्तान के वो ऑर्डर्स मिल गए। तो और अब जो भी हुआ पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमें जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे एक्सपोर्ट्स को, खासतौर पे आईटी के अंदर, दूसरे सर्विसेज के अंदर, जो कि सर्विस सेक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, तो अगर हम आईटी के अंदर अच्छे लोग प्रोड्यूस करें, अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें, अच्छा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें, तो ये कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आईटी के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने आईटी का भी जिक्र किया, तो एक जो मिनिमम अगर थोड़ा सा देखें जो एक इश्यूज आते हैं आईटी के अंदर, तो उसमें एक इशू ये है कि जो एक पेमेंट सिस्टम है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास रेमिटेंसेस के लिए तो है मौजूद, हमारे पास इंस्टेंट पेमेंट भी सिस्टम मौजूद, लेकिन आईटी के लिए जो एक पेमेंट सिस्टम है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। वो कितना ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर सकता है? देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है ना, ये बैकबोन होती है किसी भी ट्रेड की। तो हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली ये है कि जैसे पेपैल मौजूद नहीं है यहाँ पे। पेपैल एक बहुत एक हेल्पफुल रहा है यहाँ पे स्टार्टअप्स ने और दूसरे उसने कुछ अल्टरनेटिव्स निकाले हैं जिसमें जो है ना पेमेंट हो रही है, लेकिन उसके अंदर जितना डिस्काउंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यानी 1-1 रुपए 1.5 रुपए कम में जो है उनको बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। तो इस वक्त बड़ा इनफिशिएंट सिस्टम है। इसमें सेंट्रल बैंक को भी ये करना चाहिए, स्टेट बैंक को भी, कि इसके अंदर जो है ना इसमें करा जाए कि इसकी पेमेंट सिस्टम, इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको बेहतर किया जाए, लिंक्स डेवलप किए जाएं। अगर नहीं है तो अपने कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जाए जिससे इनका ये प्रॉब्लम हल हो जाए। एटलीस्ट फ्रीलांसर्स जो हैं वो फायदा उठा सके, क्योंकि वैसे भी उनकी एक मिनिमम वेज होती है और दुनिया के मुकाबले में। राइट सब प्लीज इस पे ऐड करेंगे। मतलब लर्निंग कर्व से गुजरी थी पिछली गवर्नमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजन जो उनको पहले ले लेने चाहिए थे वो नहीं लिए थे, जिसकी वजह से एक बिजनेस के अंदर भी अनसर्टेनिटी आई थी। और इस गवर्नमेंट से अभी तक तो एक्सपेक्टेशन यही है कि क्योंकि ये एक बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज़ पहले बनाई थी, तो कम से कम ये वो लर्निंग कर्व शायद इनका इतना नहीं लंबा होगा और वो मेरे ख्याल से जो है ये ज़्यादा जल्दी जो है इकोनॉमी को उस ट्रैक पे ले आएंगे जिस पे वो जो पॉलिसीज वो लर्निंग कर्व का भी टाइम भी नहीं है ना पाकिस्तान के साथ। जो ये अगर केस में देखा जाए तो इसमें तो यहाँ टाइम नहीं बनता कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें कोई चीज़ या कोई नया एक्सपेरिमेंट करें। इस वक्त देखें 1-1.5 साल का इनका टाइम है और उस टाइम भी इस तरह का उन्हें मिला है कि जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस जो है, जिसमें आप जो काम कर सकते हैं वो बहुत कम है, जिसके अंदर आप बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप अगर आपको स्टार्ट करने हैं या जो आपको इंसेंटिव देना है वो अभी आप नहीं दे सकते, अभी ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। सो इस वजह से जो है लेट्स सी के माइक्रो मैनेज किस तरह किया जाता है इकोनॉमी को, और बड़ा मुश्किल एक वो होगा, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस है तो आई होप कि ये लोग जो है उसमें जल्द अज जल्द जो है इसको एक कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई ना कोई एक ट्रैक पे ले आएंगे पॉलिसी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये पॉलिसीज फर्दर कंटिन्यू करेंगे या उसको दोबारा से कुछ चीजें जो है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। हर पॉलिसी को आते ही क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो हर चीज़ उन्होंने गलत की होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आप एक कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, अच्छी या बुरी, ठीक है ना, उस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल। वो पॉलिसी जब आपकी ऑन ग्राउंड आती है तो बिजनेसेस इन्वायरमेंट उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, अपने डिसीजन उसके हिसाब से ले रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ से आ रही होती है। तो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी में, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी ज़रूरी है। तो आप जो भी पॉलिसी बनाएं, जैसे भी पॉलिसी में चेंज करें, तो वो मिनिमम चेंजेस आनी चाहिए और बिजनेस सपोर्टिव होनी चाहिए, कि बिजनेस को भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि जो है जितनी भी आप जिससे इंस्टेंट रिजल्ट्स भी हो और थोड़ा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी हो, हमारे पास लॉन्ग टर्म हो और कॉन्फिडेंस हो, बिजनेस का कॉन्फिडेंस आप रिवाइव करें। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि इस वक्त जो है बिजनेस में कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं है।
तो बिजनेस का कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अब जबकि हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत बहाल होता हुआ हाँ, दिखाई तो दे ये रहा है। रिवाइव करें, बिजनेस का कॉन्फिडेंस सर रिवाइव करें। लास्ट नोट इस प्रोग्राम की अभी टॉपिक्स के लिए प्लीज। मैं ये कहूँगा, मैं इसमें ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अभी जो पहला इनका जो स्टेप था, जो कि निगोसिएशंस थी आईएमएफ की, वो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से गुजार लिया है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसका जो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा फिलहाल नहीं है, ब्रीथिंग स्पेस है इसमें। अब ये गवर्नमेंट को ये देखना है कि आपको ऐसी पॉलिसी रखते हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस फ्रेंडली हो और जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे चले। राइट, वेल थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मौजूद थे, यासीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।